बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th 1 मार्च वाला जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है, गणित सब्जेक्ट का जो पेपर आपका होगा कक्षा 10 का, और ये पेपर होगा कल 1 मार्च को। तो इसमें कल हमने आपको बताए थे 2 अंक वाले प्रश्न। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप उसको तैयार कर लें। 2 अंक वाले पूरी किताब से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। उसके बाद आपके पेपर में 4 अंक वाले भी प्रश्न आते हैं। तो 4 अंक वाले सिर्फ हम आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता रहे हैं। इनको आज ही तैयार कर लीजिए ताकि कल गणित के पेपर में आप अच्छा कर सकें और आराम से 70 में 70 मार्क्स ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और शाम को हम 6 अंक वाले भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। शाम 7 बजे आप हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करके 6 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 अंक वाला पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 4 अंक वाला जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि माध्यक बराबर 137, माध्यक कितना 137 और माध्य कितना 137.05, तो बहुलक ज्ञात करो। तो बच्चों, माध्यक, माध्य और बहुलक से संबंधित एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है हमने यहाँ पे लिख दिया है, 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य। ये ऐसा सूत्र है जो माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। और ये सूत्र बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आपका आता है। इस सूत्र को आप आज अच्छी तरीके से रट लीजिए कल पेपर देने के लिए। अब हम क्या कर देंगे, जिसकी वैल्यू दी है वैल्यू रख देंगे। 3 की जगह 3 लिखा है, गुणा की जगह गुणा। माध्यक, माध्यक कितना है 137, तो माध्यक की जगह पर रख दिया 137। बराबर की जगह बराबर, हमें बहुलक ही ज्ञात करना है, तो बहुलक की जगह पे बहुलक ही लिख दिया। प्लस की जगह पे प्लस, फिर 2 की जगह पे 2, गुणित की जगह पे गुणित, फिर माध्य। देखिए, माध्य दिया है 137.05, तो माध्य की जगह पे लिख दिया 137.05। अब 137 को 3 से गुणा कर देंगे, 411 आ जाएगा। फिर ये बराबर लगा दिया, बहुलक लिख दिया, प्लस लिख दिया। 137.05 को जब 2 से आप गुणा करेंगे तो आएगा 274.10। ठीक, अब ये 411 है, प्लस का 274.10, जब दाएं से बाएं इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा इधर माइनस, बराबर इधर ये क्या बचा बहुलक। अब आप 411 से 274.10 घटा देंगे, ये हमने घटा के दिखाया है, तो बचेगा 136.90 बराबर बहुलक। यानी आपका जो बहुलक पूछ रहा था वो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आपका आया 136.90। तो ये आपका था 4 अंक वाला पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है कल 1 मार्च वाले पेपर के लिए। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हम देखते हैं 4 अंक वाला दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक फाउंटेन पेन बेलनाकार है। पेन कैसा है, बेलनाकार। आप देखते हैं कि ऐसी बेलन की डिजाइन होती है जिसकी लंबाई 7, तो चाहे इसको ऊंचाई कहिए ये वाली जो है, और चाहे इसको लंबाई कहिए। तो ये लंबाई कितनी है इसकी पेन के, 7 सेंटीमीटर। व्यास 0.5 है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 0.5 सेंटीमीटर। पूरी स्याही से भरी पेन से, यानी ये जो पेन है पूरा स्याही से, इंक से भरा हुआ है। औसतन 275 शब्द लिखे जाते हैं। तो 1/4 लीटर स्याही से कितने शब्दों को लिखा जा सकता है। तो इसमें जो पूरी इंक भरी है उससे कितने शब्द लिखे जाते हैं, 275 शब्द। तो हम ये ज्ञात करेंगे कि इसमें जो इंक भरी है उसका आयतन कितना है। तो देखिए, पेन का डिजाइन है बेलनाकार, तो जो बेलन का आयतन का सूत्र होगा वही इसमें भरी इंक का आयतन होगा। तो वही हमने लिखा है कि स्याही का आयतन बराबर πr²h। क्यों, क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की जगह पर हमने 22/7 रख दिया। ये देखिए व्यास है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.5/2। तो r² का मतलब 2 बार 0.5/2,
गुणित 0.5/2 इंटू एच, ये जो लंबाई है यही एच होती है, तो एच की जगह पर 7। अब आप इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, 2 से आप 22 को काट दें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 का इस 5 में गुणा कर दें 25 हो जाएगा, और 25 का अगर आप 11 में गुणा कर दें तो 11 पचे 55 के 5 हंसला 5 और 11 दूना 22 5 27, ये आ जाएगा। आपने क्या किया है, 25 को 11 से गुणा किया है और बटे नीचे क्या है, ये 2। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 1 2, 1 1 2 अंक के बाद हमने लगा दिया दशमलव, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये स्याही का आयतन है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन वो कह रहा लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर बनाएं तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर इस सेंटीमीटर क्यूब के नीचे हम भाग कर दें 1000 से, तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, लीटर बन गया। तो इसमें 1 2 3 जीरो हैं, तो दशमलव ये 3 अंक इधर और खसक जाएगा। तो जैसे ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, तो दशमलव चूँकि नीचे 3 जीरो हैं तो ये दशमलव 3 अंक आगे बढ़ेगा, तो एक अंक तो 2 ही हो गया, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, और यहाँ लग गया 0। अब ये क्या बन गया, लीटर बन गया। चाहे आप कहिए 2.75/2, ये था सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब 1000 से भाग कर दिया तो हो गया लीटर, और 1000 से भाग करने में हमने क्या किया है, 3 जीरो थे, तो ये दशमलव 3 अंक आगे खसक गया। एक अंक खुद ये था, 2 जीरो बना दिए तो 3 अंक हो गए, और नीचे क्या था, 2 था, तो इतना लीटर हो गया। अब इतने लीटर से 275 शब्द लिखे जाते हैं, तो हम लिखेंगे 2.75/2 लीटर से कितने शब्द लिखे जाते हैं, 275 शब्द। कितने लिखे जाते हैं, 275 शब्द। अगर यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी ये लिखा है 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई है। ये देखिए हम क्या, देखिए वो कह रहा है कि पूरी जो भरी स्याही है उससे 275 शब्द लिखे जाते हैं, तो हमारी इंक कितनी आई है, 0.00275/2 लीटर। तो वही हमने लिखा 0.00275/2 लीटर बराबर कितने शब्द, 275 शब्द। तो देखिए यहाँ पे दशमलव 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, तो अगर ये दशमलव हटा दें तो क्या होगा, 5 अंक के बाद था तो नीचे 5 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये ऊपर क्या बचा, 275, तो ये 275 और ये 275 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और क्या बचा, लीटर। इसका मतलब 1 लीटर। ठीक समझिएगा, ये पॉइंट दशमलव, ये 5 अंक के बाद दशमलव था, तो जब दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक के बाद होता है नीचे उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। जब दशमलव कट गया तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं, रह गया 275, इधर का 275 इधर का 275 कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचा, 1 लीटर, क्योंकि 275 कटा तो क्या बचा, 1, तो 1 लीटर बराबर, इधर कट गया तो क्या बचा, 1। अब 1 का इससे ये संख्या कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000, 20,000 से तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 20,000 का जब ये 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 20,000 का जब 1 में गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, 20,000। इसका मतलब 20 पे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। 1 लीटर से इतने शब्द लिखे गए। अब वो पूछ रहा 1/4 लीटर से कितने शब्द, तो 1/4 लीटर से, इसी का, ये 1 लीटर का है तो इसी का 1/4 कर दो। ये जो 20,000 आपका है, 20 पे कितने जीरो, 4 जीरो, इसका आप कर दो 1/4। तो गौर से देखो, 4 1 कम 4, और ये 4 पंचे क्या हो गया, 20, तो 5 पे कितने जीरो बचे, 4 जीरो, 1 2 3 4, इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 50,000। कितने शब्द आए? 50,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 50,000 शब्द। मतलब 1/4 लीटर से आप 50,000 शब्द लिख सकते हैं। ये था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख। 1 लीटर से 2 लाख शब्द आए थे, तो चौथाई लीटर से 50,000 शब्द हो गए। तो आंसर हो गया आपका 50,000 शब्द। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपके समझ में क्वेश्चन अच्छी तरीके से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा है सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम उल्टा मान के चलते हैं। जैसे वो कह रहा अपरिमेय, तो हम कहेंगे परिमेय। तो हमने वही लिखा, माना √5 क्या है? परिमेय है। अब जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो आप जानते हो परिमेय किसको कहते हैं? P/Q को। तो इसलिए हमने √5 को किसके बराबर रखा? P/Q के। क्यों? क्योंकि √5 को हमने परिमेय माना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया? एक तिरछा गुणा कर दें तो P का 1 में गुणा P हुआ, और इधर तिरछा गुणा हुआ तो Q√5 हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो P का वर्ग होगा P², और √5 का वर्ग 5, और Q का वर्ग Q²। अब ये 5 अगर हटेगा तो कहाँ जाएगा? P² के नीचे। इसका मतलब P² जो है 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे P² विभाजित है किससे? 5 से। तो जब P² विभाजित है 5 से तो इसका मतलब इसलिए P भी विभाजित है किससे? 5 से। अब हम क्या करते हैं कि इसको P को, बस ये बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ 5 है तो 5 मानेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 मानते, 3 होता तो 3 मानते, और इधर को मानते हैं। तो हमने लिखा माना ये जो P है, P बराबर 5 है, तो क्या लिखेंगे? 5C। C एक नियतांक होता है। अगर यहाँ 2Q² होता तो लिखते 2C। ठीक है, अब इस P का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो इसे P² है तो P की जगह पे 5C जाएगा, तो 5C का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या है? 5Q²। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25C² बराबर, इधर क्या होगा? 5Q²। ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। अब 5 एकम 5 और 5m 25, तो इधर बचा 5C²। क्या बचा? 5C²। और इधर क्या बचा? Q²। इसका मतलब ये 5 अगर हटे तो कहाँ जाएगा? Q² के नीचे। Q² के नीचे जाने का मतलब कि Q² 5 से विभाजित है। तो हमने लिखा Q² विभाजित है किससे? 5 से। तो उसी तरह जब Q² विभाजित है 5 से तो Q विभाजित है 5 से। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा P विभाजित 5 से, और यहाँ पे लिखा Q विभाजित 5 से। तो जब P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसका मतलब जो महत्तम समापवर्तक हुआ, जिसको इंग्लिश में HCF बोलते हैं, किसका? P और Q का, वो बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। क्योंकि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, इसलिए P और Q का HCF मासा जो है 5 हो गया। परंतु आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें जो मासा होता है, किसका मासा? P, Q का, वो बराबर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब जो ये बात हमने मानी ये गलत है। हम लिखेंगे अतः हमारी धारणा, यानी जो हमने धारणा मतलब माना वो क्या है? गलत है। तो जब हमने गलत माना, क्या गलत माना? कि परिमेय, इसका मतलब परिमेय नहीं है, क्या है? अपरिमेय है। नीचे आंसर में लिख देंगे, इसलिए √5 क्या है आपके? √5 क्या है? अपरिमेय है।
ठीक है, बात समझ गए। √5 क्या है, ये अपरिमेय है। तो ये आपका था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। अगर कहे सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, और जहाँ जहाँ 5 का स्क्वायर है वहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। बाकी सब कुछ सिस्टम यही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का, तो जिसको का कहे उसकी ऊंचाई ज़्यादा रखी जाती है, और जहाँ पे से लिखा हो उसकी ऊंचाई कम रखी जाती है। ये पहचान याद रखना। तो कह रहा है मकान के आधार से, तो मकान को हमने छोटा दिखाया। मीनार की चोटी का, तो मीनार को हमने बड़ा दिखाया। अब मीनार के आधार से, तो ये मकान के आधार से, तो ये मकान है, तो आधार क्या हुआ, सी। यहाँ से मीनार की चोटी का, मीनार की चोटी क्या हुआ, यहाँ पे मीनार की चोटी का यानी बी का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 अंश। तो इसको हमने मिला दिया ऐसे, ये कोण आपका हो गया 60 अंश। आगे लिखा है और मकान के शीर्ष से, मकान का शीर्ष कहाँ है, यहाँ से उसी मीनार की चोटी का यानी इसी का उन्नयन कोण कितना, 45 अंश। तो मकान का ये शीर्ष है, तो यहाँ से इसी चोटी का, मीनार की चोटी का ये उन्नयन कोण कितना आपका है, 30 अंश। ठीक है, मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश लिखा है, 30 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये कितना है, 45 अंश है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लिखा है एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को ध्यान रखिएगा। जहाँ पे से शब्द लिखा हो, जैसे आप मकान के आधार से, तो जहाँ पे से शब्द लिखा हो उसको छोटा बनाते हैं, और जहाँ पे का शब्द लिखा हो उसको बड़ा बनाते हैं। तो कह रहा मकान के आधार से लिखा है मकान के साथ, तो हमने मकान को छोटा दिखाया है, सीडी को हमने दिखा दिया मकान से। और मीनार की चोटी के साथ का लिखा, तो चोटी को लंबा दिखा दिया। ए बी हमने दिखा दिया है कि ये मीनार की चोटी है। अब कह रहा मकान के आधार से, तो मकान जो सीडी है इसका आधार कौन सा है, ये सी है। चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश, 60 अंश। तो यहाँ से हमने ये कोण बना दिया कितना, 60 अंश। फिर लिखा मकान के शीर्ष से, तो मकान का शीर्ष क्या है, ये वाला। अब कह रहा मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का, तो मीनार की चोटी ये है, उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पे ये मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना बन गया, 45 अंश। आगे उसने लिखा था मकान और मीनार के बीच की दूरी 30। तो ये मकान है और ये मीनार है, तो ये बीच की दूरी कितनी हो गई, 30। इसका मतलब AC हो गया 30। हमें ज्ञात क्या करना था, मकान और मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज ABC। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC से tan 60 अंश। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण के सामने जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। तो लंब हो गया AB बटे आधार क्या हो गया, AC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB की जगह पर AB, और AC आपका है 30। 30 का √3 में तिरछा गुणा हो गया, तो ये हो गया 30 √3 बराबर इधर क्या बचा, AB। तो मीनार हमारी निकल आई। तो हमने लिखा मीनार AB जो है ये बराबर हो गई 30 √3 मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब क्या बचा, आपका मकान। तो अब देखिए मकान निकाल के आपको दिखाते हैं। तो मकान का मतलब ये क्या है, CD, और CD किसके बराबर है, इस हिस्से के, ये क्या है, AE। तो इसका मतलब अगर हम ऊपर का BE निकाल लें और पूरे मीनार से BE घटा दें तो नीचे का AE बच जाएगा कि नहीं, और जो AE होगा वही मकान CD होगा। मतलब हम AE निकालेंगे, और AE निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, BE निकालेंगे। और BE निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे BD
ई। तो हमने लिया त्रिभुज ये बी डी ई, इतना त्रिभुज बी डी ई। तो ये कोण कितना है 45। तो हमने लिखा tan 45 अंश। तो कोण के सामने जो भुजा होती है लंब, कोण के सामने क्या है ये बी ई। तो लंब की जगह पे हमने लिखा बी ई बटे आधार क्या है डी ई। और ये डी ई किसके बराबर है ए सी के। ए सी कितना है 30। तो ये जो डी ई है डी ई की जगह पे क्या लिख दिया हमने 30। tan 45 कितना होता है 1 बराबर बी ई और बटे नीचे क्या है 30। तो 30 का 1 में तिरछा गुणा हो गया 30 हुआ बराबर इधर क्या बचा बी ई। तो हमारा बी ई जो है ये हिस्सा ये आ गया कितना 30 मीटर। तो पूरे ए बी से इस ए बी से हम क्या घटा दें सिर्फ इतना बी ई। अगर इतना घटा दें तो हमारा क्या बच गया। जब हम ये पूरा ए बी से ये ऊपर का सिर्फ इतना बी घटा देंगे तो नीचे वाला ए ई बच जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया ए ई के। इसका मतलब ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई। ए बी हमारा निकला था 30√3, ये हम निकाल चुके थे ना ए बी। माइनस बी ई हमारा निकला है 30। तो इन दोनों में 30 हो गया कामन। तो यहाँ से बचा √3 माइनस यहाँ से बचा 1। ये हमारा क्या आ गया ए ई आ गया। और जो हमारा ये ए ई है वही तो हमारा सी डी है। इसका मतलब जो मकान सी डी बना हमारा, हम आंसर लिख देंगे कि मकान सी डी बराबर कितना हो गया 30 और √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गई मकान की ऊंचाई और ये आपकी निकल आई मीनार की ऊंचाई। ठीक, अब हम देखते हैं सिर्फ इसका लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। चैनल को सब्सक्राइब रखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि हर पेपर की वीडियोस हम आपके लिए इसी तरह डेली लाने वाले हैं। ओके, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, लिखा है बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो रेखाखंड किससे बन रहा है A और B से। तो हमने ये एक रेखाखंड बनाया, यहाँ पे रखा A, यहाँ पे रखा B। A के निर्देशांक 1/2 कामा 3/2 हैं, ये हमने रख दिया। B के निर्देशांक 2 कामा -5 हैं, ये रख दिया। तो A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता है। अब बिंदु कौन सा है P, ये बिंदु P क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है किसको रेखाखंड AB को। तो यहाँ पे हमने मान लिया किसी जगह रख दिया बिंदु P और इसके निर्देशांक दिए हैं कितने 3/4 और कामा 5/12। ये बिंदु P जो है ये AB को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, एक हिस्सा AP और एक हिस्सा PB। तो यही अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें अनुपात इसको M1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं M2 कहते हैं। तो हमें इस सवाल में क्या निकालना है कि M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका X1 हो जाता है और ये आपका Y1 हो जाता है, ये आपका X2 हो जाता है और ये आपका Y2 हो जाता है। और P क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो P कौन सा बिंदु हुआ विभाजन बिंदु, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक H और K कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम H का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है H बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। अब यही सिर्फ हम क्या करेंगे इसका यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो देखिए H हमारा कितना है 3/4। तो जहाँ पे ये H है H की जगह पे हम क्या रख देंगे, H की जगह पे H हमारा 3/4 था तो H की जगह पे हमने रखा 3/4
बराबर m1 हमें पता नहीं तो m1 इंटू x2। देखिए x2 क्या था, ये x2 था तो x2 की जगह पे 2 प्लस m2 की जगह पर m2 गुणित x1 हमारा क्या था, ये 1/2 तो x1 की जगह पे 1/2। ठीक, नीचे क्या होता है m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2। हम ये चेक कर लें, जैसे हमारा सूत्र x2 होता है तो ये x1 y1 था, ये x2 y2 था तो x2 2 है तो x2 की जगह पे हमने 2 रखा है। ठीक, और m2 x1 हाफ था तो x1 हाफ रखा है। ओके राइट। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो देखिए m1 प्लस m2 के सामने क्या है 3, तो 3 का m1 में भी गुणा होगा, 3 का m2 में भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3m1 और प्लस 3m2 बराबर। अब देखिए ये क्या है, 2 का m1 में गुणा होगा तो 2m1 और सामने 4 है तो 4 का भी गुणा होगा तो 4 दूना 8 तो ये हो गया 8m1 प्लस ये m2 का हाफ में गुणा है और ये 4 भी ऊपर तिरछा में गुणा जाएगा तो जब ये m2 गुणित हाफ जो है m2 गुणित हाफ, इसमें जब ये 4 का तिरछा गुणा इधर होगा गुणित 4 तो 2 दूना 4 तो क्या बचेगा 2m2। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ बचा 2m2। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3m1 है, 3m1 8m1 आप इधर लाइए तो माइनस का हो जाएगा बराबर। ये आपका 2m2 इधर दाहिनी तरफ है, ये 3m2 प्लस का उधर ले जाइए तो माइनस का 3m2 हो जाएगा तो 8m1 से 3m1 घटेगा तो माइनस का 5m1 बचेगा। माइनस 3m2 प्लस 2m2 का मतलब जब घटेगा तो माइनस 3 से 2 घटेगा तो माइनस का 1 लिखा नहीं जाता m2 माइनस का m2। अब ये दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ देखिए m1 है तो हमने लिखा m1 बटे ये m2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, m2 जाएगा इसके नीचे बराबर। तो जब ये m2 नीचे चला गया तो m2 की जगह पे यहाँ पे क्या बचा 1 और ये 5 कहाँ गया, इसके नीचे तो 5 गया नीचे तो आपका आ गया m1 बटे m2 बराबर 1/5। यही आपका आंसर हो गया। आंसर आपका हो गया कि m1 बटे m2 बराबर 1/5। इसका मतलब जो बिंदु P है उसने रेखाखंड को 1:5 के अनुपात में विभाजित किया है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन।